नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। मध्य प्रदेश राज्य का संपूर्ण इतिहास हमने समाप्त कर दिया। बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाया है, तो जिस किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो वो एक बार जाकर पढ़े। मध्य प्रदेश राज्य के व्यक्तित्व भी मैंने आपको पढ़ाए थे। और फिर देखिए, हमने एमपी की जो नॉलेज है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, उसके अंतर्गत अब ये दो चीज़ें ही देखी। सबसे पहले मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व देखे, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य का इतिहास देखा। अब हम बाद में कभी बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। फिलहाल आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप जब मेंस का एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन अर्थशास्त्र के होते हैं। जब आप प्री का एग्ज़ाम देने जाते हो तो अर्थशास्त्र से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और अर्थशास्त्र जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आर्ट सेक्शन के भीतर क्या होता है, अर्थशास्त्र काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम और अर्थशास्त्र को देखते हैं। आज अर्थशास्त्र को हम जहाँ से शुरू करने वाले हैं वो है हमारे प्राचीन एवं पाश्चात्य आर्थिक विचार। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का एक छोटा सा पहलू है और मुझे लगता है कि यहीं से अर्थशास्त्र को शुरू करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, टॉपिक तो अर्थशास्त्र के भीतर काफ़ी सारे हैं। हम उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, जो कि कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो कि लगातार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो अर्थशास्त्र में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फिलहाल मेरे ख्याल से यहाँ से जो है हमारे लिए शुरू करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आज हम प्राचीन एवं पाश्चात्य आर्थिक विचारों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन एवं आर्थिक विचारों की, प्राचीन एवं पाश्चात्य आर्थिक विचारों की पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए, पृष्ठभूमि क्या होती है? पृष्ठभूमि का मतलब होता है किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले उसकी एक भूमिका जमाना। उदाहरण के तौर पर जब कभी आप शादी का कार्ड खोलकर पढ़ते हैं तो आप, ऐसे नहीं होता उस कार्ड में डायरेक्ट लिखा रहता है कि ये कार्यक्रम इस दिन, ये कार्यक्रम इस दिन, ये कार्यक्रम इस दिन। ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, उसमें ऊपर लिखा रहता है परम पिता परमात्मा की आसमान कुंपा से, फिर ऐसा लगा रहता है, फिर लास्ट में उसकी एंडिंग होती है। तो यही इस प्रकार से क्या है, पृष्ठभूमि होती है। ये एमपीपीएससी मैथ्स की हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ना कि प्री के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। और चाहे बात प्री की हो चाहे बात मैथ्स की हो, आप लोग अच्छे से याद रखिए, सब चीज़ें यही होती हैं। यहीं से ओटी बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से सब कुछ होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो अगर हम बात करें प्राचीन एवं पाश्चात्य आर्थिक विचारों की पृष्ठभूमि के बारे में, तो देखिए क्या होता है, बहुत लंबे समय पहले ऐसा माना जाता था कि जो आर्थिक विचार हैं ये पाश्चात्य देशों की देन है। भारत का आर्थिक विचारों में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये वाली बात गलत है। पाश्चात्य की अपेक्षा भारत ने आर्थिक विचारों के ऊपर बहुत लंबे समय पहले ही क्या था, गहन चिंतन एवं मनन करना प्रारंभ कर दिया था। जी हाँ, और न केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में, इसके अलावा चित्रकारिता के क्षेत्र में, इसके अलावा जितने भी आपके जो क्षेत्र हैं, रसायन के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, इत्यादि कई क्षेत्र में जो है भारत ने अपना गहन चिंतन एवं मनन आरंभ कर दिया था। लेकिन जो है हमारा भारत देश, ये आगे जाके क्या है, अंग्रेजों के शासनकाल में क्या है, पिछड़ गया था। ठीक है, तो ये तो आपकी पृष्ठभूमि मान लीजिए आप। फिर हम बात करते हैं प्राचीन आर्थिक विचारों के बारे में, कैसे क्या प्राचीन आर्थिक विचार रहे। अच्छा, उस समय अगर हम बात करें तो देखिए, उस समय हमको कई सारे प्रमाण ऐसे मिले हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हाँ, ऐसी बात नहीं है कि पाश्चात्य विचार, जो पाश्चात्य जो आर्थिक विचार हैं ये पाश्चात्य देशों की ही देन है। जी नहीं, कई सारे प्रमाण ऐसे हमको मिले हैं, जैसे कि कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, जो कि ईसा के 3री शताब्दी पूर्व रचा गया था। इसके अलावा शुद्ध अर्थशास्त्र के प्रमाण भी जो है वो यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। फिर हम बात करें प्राचीन आर्थिक विचारों के बारे में, यानी कि भारत के आर्थिक विचारों के बारे में, तो देखिए कई लंबे समय की दास्ता के बाद, ठीक है, जो हमारा भारत का प्राचीन गौरव एवं ज्ञान विज्ञान है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था,
धूमिल हो चुका था। अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संपूर्ण नाश कर भारत ने जिन जिन क्षेत्रों में जो जो उपलब्धियां अर्जित की थी उन सभी उपलब्धियों को खंडित कर दिया। और इस प्रकार एक लंबे समय बाद सौभाग्य से हमें इस दास्ता की मुक्ति मिली और फिर बाद में हम पुनः उन क्षेत्रों में अपनी नई उपलब्धियां अर्जित कर सके। तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि और आर्थिक विचार क्या थे, प्राचीन आर्थिक विचार कैसा क्या था वो थे। अब देखिए हम बात करते हैं प्राचीन आर्थिक विचारों की क्या विशेषताओं के बारे में। ठीक है, जो हमारे प्राचीन आर्थिक विचार रहे हैं उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो पहले नंबर पर आता है अर्थ को महत्व नहीं। जो प्राचीन आर्थिक विचारक थे उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में अर्थ को महत्व नहीं दिया। उन्होंने क्या है, अर्थ को एक साध्य माना, मीन्स अर्थ को एक साधन माना, अर्थ को सब कुछ नहीं माना। ठीक है, अर्थ को क्या है, एक साध्य माना, ना कि अर्थ को सब कुछ माना। यही कारण है कि उस समय का जो आर्थिक विचारक थे इनके द्वारा अर्थशास्त्र को एक अलग विषय नहीं माना जाता था। अर्थशास्त्र का अध्ययन तो होता था, लेकिन अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है वो धर्म, नीति, कानून, दर्शन इत्यादि विषयों के साथ किया जाता था, ना कि अलग से किया जाता था। इसके बाद देखिए तो हमारे प्राचीन आर्थिक विचारक हैं, इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में भोग को महत्व नहीं दिया है बल्कि त्याग को महत्व दिया है। ठीक है, इनके अनुसार से अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर सभी वैल्यू का समानता से क्या हो, विकास हो। ऐसा इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में कहा, यानी कि भोग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, त्याग को महत्व दिया, जनता की आर्थिक संपत्ति पर क्या दिया, ज़्यादा महत्व दिया। फिर आती है आधारात्मक अर्थशास्त्र। प्राचीन अर्थशास्त्री जो हुए हमारे भारत का, उनका जो अर्थशास्त्र था ये आधारात्मक अर्थशास्त्र पर, ये जो था आदर्शात्मक अर्थशास्त्र था। ठीक है, क्या था, आदर्शात्मक क्या था, अर्थशास्त्र था। ये जो था जनता की भलाई पर आधारित था। ठीक है, इसके बाद आता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो देखिए जो प्राचीन आर्थिक विचारक थे उन्होंने अपने राज्य में, ठीक है, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया। ठीक है, उनके अनुसार अर्थव्यवस्था ऐसी हो जिसमें समाज का संपूर्ण तरीके से विकास एवं सबका विकास हो सके। ठीक है, इसके बाद शोषण का विरोध किया। प्राचीन आर्थिक विचारकों ने अपने ग्रंथों में, ठीक है, जो भी उनका कृति थी उनमें क्या किया, शोषण का विरोध किया। दान, उदारता, दयालुता इत्यादि विचारों को क्या है यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया गया। फिर आती है वैचारिक समानता। जो हमारे प्राचीन आर्थिक विचारक थे उनके विचारों में क्या है, हमको वैचारिक समानता बहुत देखने को मिलती है। इनके सिद्धांतों एवं इनकी जो बातें हैं उनमें हमको कोई मौलिक अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी क्या, प्राचीन आर्थिक विचारों की विशेषताएं। ठीक है, यही चीज़ें आपसे क्या है कभी ओटी में पूछी जा सकती है, यही चीज़ें जो हैं वो आपको लिखने के लिए आ सकती हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं और स्पेशल किसी प्रकार से नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन आर्थिक विचारों में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है, अर्थ को महत्व नहीं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, शोषण का विरोध और भोग को महत्व, तो आप क्या कहोगे, भोग को महत्व शामिल नहीं है। इस तरीके से बनते हैं और यही सारी चीज़ें लिखने के लिए आती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने आपको शॉर्टकट में समझा है, मैन टॉपिक पर बात की है, जो इसके अंदर की बात है वो मैंने मुझसे बोल दी है और इसी तरीके से समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हर एक बात को बोर्ड पर लिख कर समझाना भी अच्छी बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं प्राचीन आर्थिक विचारों के स्रोत क्या क्या रहे हैं। प्राचीन आर्थिक विचारों के जो स्रोत हैं वो क्या क्या रहे हैं। तो पहले नंबर पर आता है हमारे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थकवेद, जो हमारे 108 उपनिषद हैं वो, जो कि हमारे आरण्यक हैं वो, इसके अलावा हमारे जो जातक ग्रंथ हैं वो सारे क्या है, वैदिक साहित्य में आते हैं। उसके बाद आता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य की अगर हम बात करें तो स्मृति साहित्य में 100 से अधिक स्मृतियाँ हैं, जिनमें गौतम, पराशर, मनु, याज्ञवल्क्य इत्यादि प्रमुख स्मृतिकारों को क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा पुराण साहित्य। अगर हम बात करें पुराण साहित्य के बारे में तो देखिए पुराण साहित्य में हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण पुराण रामायण और महाभारत, इसके अलावा विष्णु पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, काफ़ी सारे क्या है पुराण आते हैं। काव्य साहित्य, इनके द्वारा कालिदास, बाणभट्ट, भास, सुदरक, दंडी आदि जो ग्रंथ रचित किए गए हैं वो आते हैं।
इसके अलावा आती है ऐतिहासिक सामग्री। ऐतिहासिक सामग्री के अंतर्गत जो कि हमारे साम्राज्य रहे थे उस समय पहले जो यात्री आए थे, जैसे कि इब्न बतूता, अलबुर्नी, हैनसांग, फहान, ठीक है। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, अब्दुल फजल, ठीक है, और जितने भी व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, उन सब के जो वृत्तांत रहे हैं, उन वृत्तांत के भीतर जो अर्थव्यवस्था संबंधी जानकारी का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अर्थव्यवस्था संबंधी जानकारी का जो वर्णन किया गया है, वो सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पर आती हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब हम अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर हम कि प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों के भीतर कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो शामिल थी। तो पहले नंबर पर आता है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो देखिए, प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारकों का जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र था ये अत्यंत व्यापक था। अभी तो इस क्षेत्र के भीतर धन को बहुत गौण स्थान दिया गया था। अर्थशास्त्र का अध्ययन धर्म, नीति, कानून, दर्शन शास्त्र के साथ हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति को जीवन का सर्वोच्च मार्ग बतलाया गया था। तो इस प्रकार जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, व्यापक हुआ करता था। इसके बाद देखिए, वर्णाश्रम के आधार पर श्रम विभाजन। उस समय के आर्थिक विचारकों की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था हुआ करती थी वो वर्णाश्रम के आधार पर विभाजित थी। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपने सुना होगा। ब्राह्मण पढ़ाने वाला, वैश्य व्यापार करने वाला, क्षत्रिय देश की रक्षा करने वाला, और शूद्र जो कि मछली पकड़े, शिकार करे, ठीक है, एक प्रकार से इन सबके नीचे वाला, ठीक है। तो इन चार आधार पर क्या थी, विभाजित हुआ करती थी। फिर हम बात करते हैं उस समय धन की क्या परिभाषा थी। तो उस समय धन की क्या परिभाषा थी, उस समय धन की परिभाषा ये थी कि जो भी इस प्रकृति में मौजूद है, ठीक है, जिसका उपयोग किया जा सके, ठीक है, जिस पर अपना अधिकार जताया जा सके, और जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सके, ऐसी वस्तु को यहाँ पर धन की संज्ञा दी गई। शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं। प्राचीन विचारकों के, आर्थिक विचारकों की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो था, देखिए उस समय क्या था, शिक्षा का उद्देश्य जो था वो केवल व्यापार करना या जिंदगी जीने के लिए एक जीविका का निर्माण करना ही नहीं था। पिता और पुत्र की भांति संबंध हुआ करते थे उस समय गुरु और शिष्य में। और शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को न केवल एक कमाऊ व्यक्ति बनाना था, बल्कि एक नैतिक व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाना था उस समय की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्व। तो विदुर नीति, महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में उस समय राजस्व और सार्वजनिक व्यय संबंधी जानकारी दी हुई है। चलिए अब हम थोड़ा किताब में से पढ़ लेते हैं। मैं इन सब का आपको क्या है, PDF बनाकर दे दूंगा, वहाँ पर आप सब ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्राचीन पाश्चात्य आर्थिक विचारों के बारे में। तो देखिए, प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विचारों के मिश्रण थे। पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों ने उन्हें एक नया रूप देने का प्रयास किया। यूनान ने, जो कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का केंद्र माना जाता है, बहुत बाद में उन्नति की थी, ठीक है। अरस्तु, जो कि एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे, को कुछ लेखकों ने प्रथम विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्री बतलाया है। उन्होंने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक ग्रंथ में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे एक ये भी पूछा जाता है, इसमें नहीं पूछा जाएगा, वैसे कभी पूछ लिया जाता है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो किसने की थी, अरस्तु ने की थी, याद रखिएगा। इन्होंने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में अर्थशास्त्र संबंधी विचार क्या है प्रस्तुत किए हैं, तथा अर्थशास्त्र को क्या है, गृह प्रबंध का विज्ञान बताया है, ठीक है। किस प्रकार हम अपना गृह प्रबंध करें इसका बताया है। अभी हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं जो है उनके बारे में बताएंगे। फिर अर्थशास्त्र के भीतर जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ MPPSC द्वारा जो टारगेट किए गए हैं, जिन लोगों को विशेष हाईलाइट किया है कि यहाँ से क्वेश्चन उठना ही है, उन चीज़ों को भी यहाँ पर बताएंगे। फिर देखिए, उनके अनुसार पूर्ति विभाग का संबंध विनिमय तथा धन प्राप्ति से था। अरस्तु की भांति यूनानी अर्थशास्त्रियों ने भी वो विज्ञान बताया जो कि गृह प्रबंध की समस्या एवं मूल्यांकन करता है। मतलब यहाँ पर ये है कि उस समय जो अरस्तु का अर्थशास्त्र था वो केवल किसी एक व्यक्ति से ही संबंधित हुआ करता था। एक व्यक्ति एवं उसके आसपास की जो व्यवस्था हुआ करती थी, उस व्यवस्था का सकुशल संचालन करने का नाम क्या हुआ करता था, अर्थशास्त्र हुआ करता था। मध्यकाल में आर्थिक विचारों का विकास बहुत धीमी गति से हुआ। इस काल में ईसाई धर्म के प्रचार के कारण
अर्थशास्त्र पर धर्मशास्त्र का प्रभाव पड़ा, इसे विशेष मान्यता नहीं दी गई। मध्यकालीन चर्च पार्टियों की विचारधारा धन प्राप्ति के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल दिया, आर्थिक पक्ष पर नहीं। इस समय विधि के विचारकों ने और लेखकों ने अध्ययन के प्रति अरुचि दिखाई। वणिकवादी विचारधारा के प्रकृतिवाद का युद्ध हुआ। यह विचारधारा 1756। प्रकृतिवाद के पतन के उपरांत 100 वर्ष तक जिन सिद्धांतों का बोलबाला था उन्हें परंपरावाद के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत एडम स्मिथ तथा उनके अनुयायियों द्वारा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा उसके बाद के काल में प्रतिपादित किए गए थे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि जो एडम स्मिथ जो है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और संपूर्ण अर्थशास्त्र के भीतर एडम स्मिथ का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि एडम स्मिथ जो है ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पाश्चात्य जगत में क्या है अर्थशास्त्र को जन्म दिया गया था। इनको अर्थशास्त्र के जनक के तौर पर जाना जाता है। अगर हम बात करें कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक जो है वो है कौटिल्य, और अगर हम बात करें कि पाश्चात्य अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो वो है एडम स्मिथ। याद रखिएगा, इनकी बातें हम पढ़ेंगे। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इस विचारधारा के अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकॉर्डो, माल्थस, मिल्स तथा सीनियर थे। एडम स्मिथ तथा उनके अनुयायियों में हाथों में आकर अर्थशास्त्र धन का विज्ञान बन गया। ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ें पढ़ना जरूरी नहीं। आप देखिए पाश्चात्य आर्थिक विचार की जो प्रमुख विशेषता है उनके बारे में। ठीक है, जो पाश्चात्य आर्थिक विचार है उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जो कि हमारे भारतीय आर्थिक विचार थे उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, जैसे कि भोग को नहीं, त्याग को महत्व, आधारात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है, कल्याणात्मक राज्य की स्थापना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्राचीन काल में अर्थशास्त्र का विकास राजनीति शास्त्र के सहयोग से हुआ था। राजनीति के अंतर्गत ही क्या हुआ, अर्थशास्त्र का विकास हुआ। उस समय राज का प्रभुत्व था, इसलिए अर्थशास्त्र का विकास केवल राजनीतिक विचारों के अधीन हुआ करता था। क्या था, उस समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसी के अंतर क्या था, अर्थशास्त्र के जो स्रोत हैं पाए गए थे, तो उसके अंतर्गत जो चीज़ें थी बस वही थी, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। इसके बाद प्राचीन विचारधारा में धर्म, राजनीति एवं दर्शन का प्रमुख साधन था। आर्थिक समस्याओं को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। अर्थ से संबंधित बातों को विशेष प्रकार का महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि जो धर्म इत्यादि हैं, जो कि धर्म इत्यादि हैं, ठीक है, भगवान हैं, उनके ऊपर क्या है ज़्यादा वो दिया करता था। उन्हीं को जीवन का सर्वोच्च साध्य माना जाता था। इसके बाद प्राचीन श्रम के महत्व को बड़ी बाती नहीं आंका गया था। उस समय क्या था, श्रम के महत्व को बड़ी बाती नहीं आंका जाता था। वाणिज्यवाद के समय तक भौतिक उन्नति के लिए विदेशी व्यापार को महत्व दिया जाता था। एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम श्रम विभाजन के महत्व को स्वीकार किया था। तो सर्वप्रथम श्रम विभाजन के महत्व को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, एडम स्मिथ ने स्वीकार किया था। और जब तक वाणिज्यवाद का जन्म नहीं हुआ था उस समय भौतिक उन्नति को ही क्या है, विदेशी व्यापार के लिए विदेशी व्यापार को क्या है, महत्व दिया जाता था। ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान आप व्यापार करो, वस्तुओं का आदान प्रदान करो, यही सर्वश्रेष्ठ है, श्रम के आधार पर नहीं। ठीक है, अच्छी और नैतिक क्रियाएं जो थी उस समय जीवन का सार नहीं मानी जाती थी। अतः पाश्चात्य आर्थिक विचारधारा के अंतर्गत जो व्यक्ति था ये भौतिक संपन्नता, भोग विलास आदि से क्या है, दूर रहना चाहता था। अच्छी और नैतिक क्रियाएं जो है वो जीवन का सार मानी जाती थी। अतः व्यक्ति भौतिक संपन्नता, भोग विलास आदि से क्या था, दूर रहा करता था। ठीक है, उस समय का जो प्राचीन पाश्चात्य आर्थिक विचारधारा थी उसमें, क्योंकि क्या है, काफ़ी पोप का शासन था और पोप आप जानते हो अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा पोप हुआ तो उसकी अलग विचारधारा, बुरा पोप हुआ तो उसकी अलग विचारधारा। और वैसे पोप अच्छा हो चाहे बुरा हो तो क्या है, वो तो अपने फायदे के बारे में सोचेगा। फिर महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं जैसे विदेशी व्यापार, वाणिज्य, राजस्व आदि की प्राचीन विचारकों ने और ध्यान नहीं दिया। उन्हें इस बात का अभ्यास था कि ये क्रियाएं मनुष्य को विकास में आगे चलकर इतना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेंगी। क्या था, उन्होंने जो है विदेशी व्यापार, ठीक है, वाणिज्य, राजस्व इन यानी को क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया था। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाके क्या है मनुष्य के जीवन में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन साधारण था, अतः विचारकों ने आर्थिक क्रियाओं की ओर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया था। ठीक है,
प्राचीन समय में राजा अपनी धन की आवश्यकता की पूर्ति अन्य राज्यों को पराजित करके दूसरों की संपत्ति हड़प कर बेगार आदि द्वारा किया करते थे। कुछ काम धंधा ऐसा स्पेशल नहीं हुआ करता था, उनके भीतर हुआ करता था। ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी जैसे कि आज के समय में होता है। राष्ट्रीय आय, टैक्स वगैरह, जीडीपी इत्यादि सारी चीज़ें जिनके माध्यम से सरकार क्या है धन अर्जित करती हैं, सारी बातें हम देखेंगे। इसके बाद राज के प्रभुत्व के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रुचियों व निर्णयों को महत्व नहीं दिया जाता था। परिणाम स्वरूप आर्थिक ढांचे का विकास प्राकृतिक रूप से नहीं हो सका। अतः कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में पाश्चात्य आर्थिक विचार बहुत अधिक विकसित नहीं थे। जो विचार थे उन पर भारतीय प्राचीन चिंतन की स्पष्ट छाप दिखलाई देती थी। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राचीन पाश्चात्य आर्थिक विचारधारा जो है हमारी, और भारतीय आर्थिक प्राचीन जो विचारधारा रही है, ठीक है, प्राचीन आर्थिक विचार और पाश्चात्य आर्थिक विचार जो रहे हैं उस समय के, उनमें क्या अंतर है। तो पहले नंबर पर आता है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो देखिए, प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा था। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्होंने संगठित समाज के सभी पहलुओं, उनके दैनिक जीवन, उचित प्रशासन को सम्मिलित किया था। शीर्षक मैंने आपको बताया है कि न केवल अर्थ की प्रक्रियाओं के ऊपर ध्यान दिया जाता था, बल्कि अर्थ, धर्म, ठीक है, इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता था। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों के साथ अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता था। जबकि प्राचीन पाश्चात्य आर्थिक विचारक जो थे, उनके अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो था बहुत संकीर्ण था। अर्थशास्त्र केवल घर गृहस्थी को चलाने का क्या है, एक विज्ञान माना जाता था। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की क्या प्रकृति थी। तो भारतीय विचारकों के अनुसार अर्थशास्त्र की प्रकृति भौतिक के साथ साथ नैतिक भी हुआ करती थी। जमीन से ही, ठीक है, धन दौलत रुपया चांदी यही सब कुछ नहीं था, नैतिकता का भी क्या था वहाँ पर सम्मिश्रण था। बस सभी प्रकार के मानव सुखों को सम्मिलित किया जाता था, चाहे उनकी पूर्ति मुद्रा से हो या किसी और चीज़ से हो। लेकिन क्या था, जो पाश्चात्य अर्थशास्त्री थे उनको अर्थशास्त्र की अमूर्त प्रकृति पर बल दिया, एक अमूर्त प्रकृति पर बल दिया। ठीक है, उनके अनुसार अर्थशास्त्र के नियम केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिनका दृष्टिकोण केवल भौतिकवादी होता है, यानी कि जो पूरी तरीके से दुनिया से जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए क्या है अर्थशास्त्र है। जो कि दुनिया से नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए अर्थशास्त्र की क्या ज़रूरत है, उन्होंने ये वाली बात कही। ठीक है, जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं उनके लिए अर्थशास्त्र की क्या ज़रूरत है। सामाजिक न्याय। भारतीय विचारकों के अनुसार सभ्य समाज का ये प्रथम कर्तव्य है कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति को जीने का अवसर प्रदान किया जाए, जो कि हम आज के समय में देखते हैं। जो कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति हो उसको जीने का सर्वप्रथम अवसर प्रदान किया जाए। जबकि पाश्चात्य विचारकों के अनुसार जो सबसे योग्य व्यक्ति है उसे क्या है व्यवस्था देनी चाहिए। ठीक है, सबसे योग्य व्यक्ति जो है उसे क्या है जीने का अवसर प्रदान करना चाहिए, उसे क्या है व्यवस्था हाथ में देनी चाहिए। ये एक बड़ा वो था। फिर हम बात करते हैं पुरुषार्थ। भारतीय विचारकों द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को समान महत्व दिया गया, जबकि पाश्चात्य विचारक जो थे उन्होंने केवल अर्थ को ही क्या है विशेष महत्व दिया। श्रम का महत्व। भारतीय विचारकों ने श्रम व श्रम विभाजन के महत्व देते हुए समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में वर्गीकृत कर दिया। इसका जाति प्रथा से कोई संबंध नहीं था, इसका सीधा सीधा संबंध काम से ही था। ठीक है, ब्राह्मण पढ़ाएगा, क्षत्रिय उसकी रक्षा करेगा राज्य की, और वैश्य जो है वो व्यापार करेगा, और शूद्र जो है वो करेगा। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये चारों के जो वो हैं वो करें। अगर कोई शूद्र होकर भी ऐसा काम कर रहा है तो अच्छी बात है, कोई ब्राह्मण होकर भी ऐसा कर रहा है तो शूद्र की वाली बात है। जाति प्रथा से कोई संबंध नहीं है कि जन्म से ही वो। ठीक है, पाश्चात्य विचारकों ने श्रम के महत्व को भली भांति नहीं आंका था। जी हाँ, पाश्चात्य जो विचारक थे उन्होंने श्रम के महत्व को भली भांति नहीं आंका था। आयु समूह। भारतीय विचारकों के व्यक्तिगत जीवन को आयु समूह के अनुसार 4 भागों में व्यवस्थित किया गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इष्टि के भीतर ये वाली बात आती है। ब्रह्मचर्य जो कि शुरू से लेके 25 साल तक की उम्र में हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। फिर गृहस्थ, घर गृहस्थी परिवार के साथ रहिए। वानप्रस्थ वन की ओर चले जाइए, और फिर सन्यासी बन जाइए, प्रभु का भजन कीजिए। और पाश्चात्य विचारकों ने इस प्रकार का कोई चिंतन नहीं किया था। विषय सामग्री। उत्पादन, उपयोग, वितरण सभी विधियों को समान महत्व दिया गया था। उत्पादन को ही अर्थशास्त्र में प्रमुख व्यवस्था दी गई थी। कब? प्राचीन पाश्चात्य आर्थिक विचारकों ने क्या है उत्पादन को ही प्रमुख प्रमुखता दी थी। ठीक है,
फिर जीवन का उद्देश्य, तो भारतीय चिंतन में भौतिक बंधनों से मुक्ति पाना ही क्या है, जीवन का उद्देश्य माना गया। जबकि पाश्चात्य आर्थिक चिंतन में भौतिक समृद्धि को ही क्या है, मुक्ति का धाम बताया गया, मुक्ति का साधन बताया गया। उपयुक्त आधार पर कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन पाश्चात्य चिंतन की अपेक्षा अधिक व्यापक, वैज्ञानिक, प्राचीन एवं आर्थिक विचारों से परिपूर्ण था। और इस प्रकार हमने देखा क्या, भारतीय जो हिस्ट्री है, जो हमारा अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, अर्थशास्त्र की शुरुआत है। हम ऐसी चीज़ों को अभी यहाँ पर शुरुआत करिए। आपको पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था के बारे में, जो लोकल जानकारी हो वो पता होना चाहिए, ठीक है। अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, अर्थशास्त्र क्या होता है, मांग पूर्ति क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। और फिर जो MPPSC द्वारा जो स्पेशलाइज किए गए हैं, जो सबसे हम कह सकते हैं कि हाईलाइट किया गया है, उन टॉपिकों को हम उतारेंगे, ठीक है। शुरुआत में हम क्या है, कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि नॉर्मल हैं। उसके बाद जो MPPSC द्वारा हाईलाइट की गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि औद्योगिक विकास है, आपका विदेशी व्यापार है, आयात एवं निर्यात है, उन बारों की चीज़ों में हम जानेंगे, ठीक है। जो वित्तीय संस्थाएँ हैं जो कि 2020 के अपडेट सिलेबस के अनुसार आई हैं, तो उनके बारे में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह अर्थशास्त्र का पहला लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आप बिल्कुल भी वीडियो नहीं, आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि चैनल पर आना वीडियो बंद हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सारी चीज़ों के नोट्स मैं आपको दे दूँगा इस बुक के माध्यम से। चलिए।